नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान की संपूर्ण श्रृंखला में मैं योगेश महरिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अनुसूची 7। जी हाँ, अनुसूची 7 जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है और शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो अनुसूची 7 में किया गया है। तो आप सभी को ज्ञात होगा, वर्तमान समय में जब भी कोई केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, विधि का निर्माण करती है, तब किसी ना किसी राज्य सरकार को किसी प्रकार का कोई उससे कहें हम टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। उनको लगता है कि ये कानून संविधान के अनुसार सही नहीं है या ये संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकारें संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में चुनौती देती हैं। इसी प्रकार किसी राज्य सरकार द्वारा यदि किसी विधि का निर्माण किया जाता है और संघ सरकार को लगता है कि ये उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है या राज्य ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता, यदि इसमें कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संघ सरकार भी न्यायालय की शरण लेती है। हमारी भारतीय संविधान की एक सबसे खूबसूरत विशेषता है दोस्तों कि देखिए, हमारे यहाँ व्यवस्थापिका का काम कानून निर्माण करना है, यानी कि विधायी कार्य जो व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं, हमारे यहाँ विधानमंडल और संसद ये काम करती है। इसके बाद में उस एक्ट को, उस कानून को जो विधायिका द्वारा निर्मित किया गया है उसे लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वो कानून एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के द्वारा लागू कर दिया जाता है, लेकिन क्या वो कानून संविधान के अनुसार तर्कसंगत है? क्या वो कानून संविधान के मूलभूत ढांचे को क्षति तो नहीं पहुंचाता या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता? यदि ऐसा प्रतीत होता है तो हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के जो एनजीओज हैं, जो संस्थाएं हैं, या हम कहें सरकार हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है और उस कानून की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जाती है, जिसे हम न्यायिक समीक्षा के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस पर काफ़ी विचार विमर्श करके भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियों के अंदर हमारे यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया है। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अनुसूची 7। देखिए दोस्तों, अनुसूची 7, सबसे पहले मैं जो हेडिंग लिखने जा रहा हूं, अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 7 में क्या है? तो देखिए, अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसके मध्य किया गया है? मैं कहूं संघ सरकार व राज्य सरकार के मध्य है। यानी कि अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का बंटवारा किसके मध्य है? संघ सरकार व राज्य सरकार के मध्य। अब शक्तियों का बंटवारा राज्य सरकार और संघ सरकार के मध्य कितनी अनुसूचियों में किया गया है? कितनी सूचियों में किया गया है? तो ये किया गया है 3 सूचियों में। कितनी सूचियों में किया गया है? 3 सूचियों में किया गया है। अब ये 3 सूचियां कौन सी है? आइए नंबर 1 बात करें, जिसको हम कहते हैं संघ सूची। नंबर 2 जिसे हम कहते हैं राज्य सूची, और नंबर 3 जिसका उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है, समवर्ती सूची। तो देखिए दोस्तों, यहां पर तीनों सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है।
अब यहां से आपका यही सवाल बनता है कि अनुसूची 7 में निम्न में से कौन सी सूची नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक अवशिष्ट सूची का उल्लेख और होगा, एक अवशिष्ट सूची की बात और की जाएगी जिसका उल्लेख अनुसूची 7 में नहीं है, या हम कहें जिसका प्रावधान अनुसूची 7 में नहीं किया गया है। उसके लिए अलग से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 बनाया गया है। उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके जान लेते हैं, इसके बारे में बात हम करते हैं। देखिए, संघ सूची में यदि हम बात करें तो संघ सूची में यहां पर देखो दोस्तों, एक तो है मूल संविधान, विषयों की बात हो रही है, और एक है वर्तमान संविधान। देखो, मूल संविधान में यहां मैं बात करूं तो 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97। अगर मैं राज्य सूची की बात करूं तो यहां पर 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में आपके 47 विषय प्रदान किए गए थे। यानी कि संविधान निर्माताओं ने संघ सरकार को कानून निर्माण के लिए मूल संविधान में 97 विषय प्रदान किए थे, जिस पर संघ सरकार सीधे विधि का निर्माण कर सकती है। उसके बाद में राज्य सूची बनाई गई, और राज्य सूची में 66 विषय आपके प्रत्येक राज्य सरकार को, जहां पर हम कहें विधानमंडल, विधान परिषद है जो विधायी शक्तियों का निर्माण करती है, तो वहां उस राज्य के लिए 66 विषयों का प्रावधान किया गया था कि 66 विषयों पर वो कानून बना सकती है। इसके बाद में संविधान निर्माताओं को लगा कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ये विषय दोनों के पास होना आवश्यक है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार इस पर कानून बना सकती हैं। तो वो कौन सी सूची हो गई? वो हो गई समवर्ती सूची, और उसमें मूल संविधान में 47 यानी कि 47 विषय प्रदान किए गए थे। अब हम बात करें वर्तमान में इनमें परिवर्तन हो गया, यानी कि अब संघ सूची में जो विषय हैं उनकी टोटल संख्या कितनी हो गई है? 100, और राज्य सूची में जो विषय हैं वे 61 हैं, और समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो टोटल हो गए 52, यानी कि इनमें अभी परिवर्तन हो गया। अब यदि हम बात करें संघ सूची, देखो, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, अर्थात संसद। ठीक है, कोष्टक में आप लिख सकते हैं कि संघ सरकार। आगे हम बात करें दोस्तों, तो देखिए, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। किसको है? जो राज्य का विधानमंडल है उसे यह अधिकार प्रदान किया गया है। यदि हम बात करें समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, हम बात करें संसद प्लस राज्य विधानमंडल दोनों को प्रदान किया गया है। अब यहां एक बात गौर करने वाली है, वो ये है, आपको यहां पर बहुत ही सामान्य प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। संघ सूची पर आप संसद उत्तर दे देंगे, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल दे देंगे, समवर्ती सूची पर संसद प्लस राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब उसने सवाल पूछ लिया कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कोष्टक में होगा सबसे पहले संघ सरकार, फिर दूसरे नंबर पे होगा संसद, तीसरे नंबर पे होगा राज्य विधानमंडल, और चौथे नंबर पर होगा उपरोक्त सभी। अब आपको पहले दोनों ही आंसर में, पहले दोनों ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, संसद होगा या संघ सरकार होगा। देखो दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में और सामान्य परिदृश्य में हम जब पढ़ते हैं
तो संसद का अर्थात हम अर्थ संघ सरकार से निकालते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में स्पेशली वहां कहा गया है कि कानून निर्माण कौन करेगी? संसद करेगी। ठीक है, तो वहां आंसर क्या राइट होगा? संसद होगा। जैसा हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में जो चीज जोड़ी गई है, हमारे जो पीसीएस, यूपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, या हम किसी छोटे एग्जाम की बात करें तो वहां पे भी इस प्रकार के जब ऑप्शन आते हैं तो एग्जैक्ट आंसर वही होगा जो हमारे संविधान में वर्णित है। हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में और कुछ नहीं होता है कि सिमिलर ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा कंफ्यूजन हमें अभी से दूर करके चलना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में हमें इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो सारी चीजें सही है कि भाई हमने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सबका उल्लेख कर लिया। अब यहां पे हम थोड़ा सा देख लें कि यदि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों जब समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जब एक काम को करने के लिए दो लोगों को कहा जाएगा तो उन दोनों में उस काम को करने के लेकर उन दोनों की विचारधारा में विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? आपको और आपके भाई को यदि कोई काम करने के लिए कहा जाए, आप कहेंगे आपको इस प्रकार करो, आपका भाई कहेगा नहीं इसको इस प्रकार करो। तो यहां पे भी यही है। यदि राज्य सरकार और संघ सरकार, या मैं कहूं संसद के द्वारा निर्मित किसी कानून और राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित किसी कानून में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। सामान्य उस उदाहरण लेके देख लेते हैं। यदि हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद हो जाता है, तो आपको पता होगा कि जो बड़ा होता है उसी की बात को महत्व दिया जाता है। सही है? ठीक है। या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए संसद एक पिता है, यानी कि संसद तो हमारे देश में एक ही है ना, राज्य विधानमंडल हमारे यहां कितने हैं? 28। तो एक पिता की 28 संतानें हैं। यदि किसी बात को लेकर पिता और पुत्रों में विवाद हो गया तो किसका निर्णय अंतिम होगा? पिता का। आपके घर में भी यही होता है जब तक आप सक्षम नहीं होते। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अब आप इस चीज को नोट कर लें। यदि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी कानून पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संघ सरकार का कानून मान्य होगा। संघ सरकार अर्थात संसद द्वारा निर्मित। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इससे संबंधित अनुच्छेदों की, यानी कि अनुसूची 7 से संबंधित अनुच्छेदों की बात हम करेंगे। देखिए दोस्तों, अनुसूची 7 का जो संबंध है वो अनुच्छेद 246 है, यानी कि अनुसूची 7 का से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246।
अब अनुच्छेद 246 का संबंध है तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 246 के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। 246(1), 246(2) और 246(3). अब देखिए यहां सीधा बताया गया है, अनुच्छेद 246 की हेडिंग यह है कि राज्यों व संघ के मध्य शक्तियों का विभाजन अनुसूची 5 में वर्णित 3 सूचियों के अनुसार होगा। ठीक है। अब यहां पर जो बात की गई है अनुच्छेद 246, 246(2), 246(3), यहां समझने वाली बात है कि ये 3 जो उपभाग क्यों बनाए गए हैं, 3 पैरा का निर्माण क्यों किया गया है। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि अनुच्छेद 246(1) में यदि बात की गई है तो वो बात की गई है संघ सूची के विषय में। और कहा गया है कि संसद को अनुसूची 7 में वर्णित सूची 1 संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। याद रखना, किसको है? संसद को। किसी भी विषय पर कैसी शक्ति है? अनन्य शक्ति है। अब अगली बात करें तो अनुच्छेद 246(2), याद रखिएगा इसमें उल्लेख किया गया है समवर्ती सूची का। यहां पर पहले राज्य सूची नहीं है, पहले उल्लेख किया गया है समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची जो कहती है, इसमें कहा गया है कि संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को अनुसूची 7 में वर्णित सूची 3 समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। केवल ये कहा गया है कि क्या प्राप्त है? शक्ति प्राप्त है। अनन्य शक्ति का उल्लेख यहां नहीं है। फिर इसमें बताया गया है कि विधानमंडल, या मैं कहूं सॉरी राज्य सूची, यानी कि अनुच्छेद 243 में बताया गया है कि अनुच्छेद 243 में राज्य सूची यानी कि अनुसूची 7 में वर्णित सूची 2, देखो सूची नंबर कितना है? 2। ये इसी प्रकार अनुसूची 7 में सूची नंबर 1, 2, 3 वर्णित है। तो अनुसूची 7 में सूची 2 राज्य सूची के किसी भी विषय पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। किसको होगी? राज्य विधानमंडल को। किसको होगी? राज्य विधानमंडल। कैसी शक्ति होगी? अनन्य शक्ति प्राप्त है। यानी कि इसके अंतर्गत राज्य सूची के अंदर जो विषय आते हैं उन पर राज्य विधानमंडल यानी कि जो हमारी राज्य सरकार है विधानसभा के माध्यम से, विधानमंडल के माध्यम से किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। वो पूर्ण रूप से उस राज्य का एकाधिकार है। लेकिन संघ सूची के विषय में भी संघ सरकार का एकाधिकार है, अर्थात संसद को एकाधिकार प्राप्त है। लेकिन यहां पर एकाधिकार नहीं है, इसीलिए अनन्य शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब बड़े लेवल के एग्जाम में एग्जामिनर सवाल यहीं से बनाता है। देखिए दोस्तों, सवाल अभी तक लगभग सारे सवाल जो मैंने लिखे इधर ये बनते आए हैं, पूछता आया है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछता है। अब एग्जामिनर नया सवाल जब बनाएगा तो ऐसा तो है नहीं कहीं बाहर से लेके आएगा, इन्हीं में से नया सवाल का निर्माण करेगा। क्योंकि लंबे समय तक सवाल का एक पैटर्न चलता है, उसके बाद उस पैटर्न को चेंज किया जाता है। और यहां पे भी यही है दोस्तों। अब वो सीधा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी सूचियों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। आपके सामने वहां ऑप्शन में लिखी होगी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त सभी। और ऑप्शन में नीचे होगा 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 4, या उपरोक्त सभी की जगह आपको वहां यह भी लिखा सकता है
कि आपका जो है अवशिष्ट सूची। तो इस प्रकार के सवाल आपके बनेंगे। हम अगर समय मिला तो इसी प्रकार के जो नए सवाल हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, उन पर भी एक जो है श्रृंखला लेकर हम आएंगे और उस पर हम काफ़ी इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम हमारी विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये वर्णन किया गया है। तो अब देखिए दोस्तों, फटाफट से आप इसको लेकर यहाँ तक आप पूरा इसको उतार लीजिए, ताकि इनकी जो डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूँ। इसके बाद में हम जो है अवशिष्ट सूची के बारे में बात हम आज करने वाले हैं। वैसे हम इसको अनुच्छेद 246 जब पढ़ेंगे वहाँ पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा। आप लैंग्वेज जो मैंने बोली उसी लैंग्वेज में आप उसको नोट कर लीजिएगा। मैं सीधा ही यहाँ आपको बता देता हूँ। अब देखिए, इन 3 सूचियों के अतिरिक्त भारतीय संविधान में एक और सूची का वर्णन किया गया है, जिसे हम अवशिष्ट सूची के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि इन सूचियों के अतिरिक्त भारतीय संविधान में एक और सूची का प्रावधान है। उसे हमने क्या नाम दिया है? उसे हमने नाम दिया है अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची है दोस्तों? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में है, 248। और अवशिष्ट सूची, अब देखो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर अवशिष्ट सूची की क्या जरूरत थी संविधान में शामिल करने की? देखिए दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच बहुत ही दूरदृष्टिगामी थी। उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। इसीलिए हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल, सबसे बड़ा संविधान है। यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन कर दिया था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने दूरदृष्टिगामी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह पता था कि भविष्य में किसी ऐसे विषय की उत्पत्ति हो सकती है जिसके संबंध में कानून निर्माण करना आवश्यक होगा। उस समय आपको पता है, हमारा भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था, इंटरनेट की जो तकनीक थी, ईमेल, आज आप जो है 3G 4G आप फ़ोन से इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट जो सेवाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं जो हैं, प्रत्येक सेवा हमारी जो है आज ऑनलाइन है और हमारी कक्षाएं भी इसका एक उदाहरण है। किसे पता था कि तकनीक के माध्यम से इतना सब कुछ आसान होगा? लेकिन तकनीक के इसी दौर में आपको पता है, आपकी प्राइवेसी में कोई सेंध लगा सकता है, अर्थात हमारे जो डेटा है उसको चुराया जा सकता है। तो अब इस संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेगा, किसी व्यक्ति को सज़ा का प्रावधान नहीं होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ इस प्रकार की विधि का निर्माण नहीं होगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय भी किसी प्रकार की सज़ा नहीं सुना पाएगा। प्रारंभ में ऐसा हुआ भी है। हमारे यहाँ पहले इस संबंध में इस प्रकार के कोई कानून का उल्लेख नहीं था। पुलिस के द्वारा अनेक लोगों को अरेस्ट किया जाता, लेकिन न्यायालय ये कहता कि इस संबंध में कानून का अभाव है। हम इन्हें इस भारतीय जो दंड संहिता है, या हम बात करें कि ऐसा कोई कानून, ऐसा उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार का अपराध करने पर सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसी स्थितियों में भारत सरकार द्वारा 2013 में साइबर कानून निर्मित किए गए थे, उनको काफ़ी कठोर बनाया गया था। और वर्तमान में आपको बता दूं, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत हमारे यहाँ एकमात्र विषय है, वो है साइबर कानून।
भविष्य में ऐसे अनेक विषय उत्पन्न हो सकते हैं। मान लीजिए भविष्य में एलियनों के साथ हमारा कोई समझौता हो, एग्रीमेंट हो, दूसरे ग्रह के प्राणी भारत पर आए, रहने आए या टूर पर आए, तो उसके लिए भी एक जो है विधि के निर्माण की, कानून निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप वो विषय तो इन सूचियों में है ही नहीं, तो उसको हम कहाँ शामिल करेंगे। ऐसे विषय जो इन सूचियों में नहीं हैं, बच गए हैं, इन सूचियों से उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, अपने आप में एक नया और यूनिक विषय है जिसके बारे में पहले कल्पना नहीं की गई है, उन सबको कहाँ शामिल किया जाएगा, अवशिष्ट सूची के अंदर शामिल किया जाएगा। और उन सभी विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो हमारी भारतीय संसद को, यानी कि संघ सरकार को प्रदान की गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अवशिष्ट सूची अनुच्छेद 248 में है और इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को है, जिसको आप कोष्टक में ले सकते हैं संघ सरकार। देखो कई बार क्या होता है, संसद नहीं देके वो देता संघ सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, उसके नीचे आपको दे देगा संघ शासित प्रदेशों की सरकार, उपरोक्त सभी, तो आपको याद रखना संघ सरकार। यदि वो देता है संसद, राज्य, विधानमंडल, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, तो कौन होगा, संसद। याद रखिएगा, वहां दे दे संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, राज्य विधानमंडल, तो भी कौन है, संसद। यानी कि संसद होगा प्राथमिक आंसर। अगर संसद नहीं होता है तो सेकेंडरी क्या होगा, संघ सरकार, क्योंकि संसद में कार्यपालिका के जो सदस्य बैठते हैं वो संघ सरकार के सदस्य होते हैं। जैसा कि मंत्री परिषद, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर्स में वही तो है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद जो संसद में भी बैठती है और कार्यपालिका में अपना काम करती है। ठीक है दोस्तों, आपको यहां ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अवशिष्ट सूची में शामिल एकमात्र विषय कौन सा है, एकमात्र विषय हमारा जो है वो है साइबर कानून। आपसे बार बार पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा कि अवशिष्ट सूची का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 248 में कानून कौन बना सकता है, संघ सरकार, और एकमात्र विषय कौन सा है, साइबर कानून इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब आपको उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा, एक एक चीज़ की अनुसूची 7 के संबंध में बहुत सारी चीज़ें जो आपके आज कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, नागरिकता जिसके ऊपर वर्तमान में लेकर इतने काफ़ी चर्चा का विषय है, कुछ राज्य इसके संदर्भ में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं विधानमंडल के द्वारा कि वो इसे अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, ऐसा किसी भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो नागरिकता पर बने कानून को अपने राज्य में लागू ना होने दे। ये अलग बात है, राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की अनेक आबो हवाएं बहती रहती हैं और जो अपना वोट बैंक है उसको बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें इस प्रकार की कई घोषणाएं करती हैं, क्योंकि जो नागरिकता है वो याद रखिएगा संघ सूची का विषय है, अर्थात उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। क्योंकि मैंने आपके सभी कंसेप्ट पहले क्लियर किए और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा याद रखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था अनुसूची 7 या हम कहें हमारा पूरा संविधान हमेशा चर्चा में बना रहता है। किसी ना किसी कारण से किसी राज्य विधानमंडल में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। अभी वर्तमान हालात कुछ अलग हैं, तो इस परिदृश्य में संवैधानिक की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, अभी हमारे राजस्थान में हमारे जो हैं राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो कौन नए सदस्य निर्वाचित हुए हैं राजस्थान से। अभी हाल ही में हमसे सवाल सीधा पूछ लेता है, हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा के जो चुनाव संपन्न हुए थे, तो राज्यसभा के सदस्य कौन निर्वाचित हुए, तो कांग्रेस से कौन हुए, बीजेपी से कौन हुए। राजस्थान के एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य निर्वाचित हुए, बीजेपी के कितने निर्वाचित हैं,
निम्न में से कौन सा सदस्य कांग्रेस से निर्वाचित नहीं हुआ? इस प्रकार के सवाल भी हमसे पूछे जाते हैं। तो हमें एक एक बात को बड़ा गहराई से पढ़ना है। तो हम बात कर रहे थे नागरिकता के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, आप जो है जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हमें दुनिया जैसा कहेगी हम वैसा ही मानते रहेंगे। तो हमें यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि हमें सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जिससे भारतीय संविधान क्या कहता है। और याद रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का इंटरप्रिटेशन यानी कि मैं कहूँ इसका निर्वचन या इसकी व्याख्या करने की जो अंतिम शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय जैसा आदेश, जैसा यदि कोई निर्णय सुनाता है तो वो अंतिम होता है। हालांकि संसद उसके संबंध में संशोधन कर सकती है, यानी कि यदि किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया तो संसद संशोधन द्वारा उसे पुनः संविधान में स्थापित कर सकती है, उसमें कुछ फेरबदल करके, चेंजेज करके या अन्य कोई प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो अभी मैं अनुसूची 7 के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल हम बात करेंगे अनुसूची 8 के बारे में।